Hello, my lovely students. This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to study the second law of motion. इससे लास्ट सेशन हमने मोमेंटम पढ़ा है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, गो वॉच दैट वीडियो बिकॉज इस सेशन में मोमेंटम अगर आपको पता होगा तभी आप यहाँ पे आगे इसको समझ पाओगे. सो आई विल मेंशन इट समवेयर हियर. सो गो एंड वॉच दैट वीडियो. मोमेंटम का कंसेप्ट क्लियर करके आओ, देन यू विल हैव टू वॉच दिस ताकि आपको समझ में आए. चलो अब मैं यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपके लिए रीड करके बताती हूँ. द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. The first reaction, इसको पढ़ने के बाद कि ये ऊपर से निकल गया कुछ समझ में नहीं आया. I can understand कितना ऐसे डिफिकल्ट सी डेफिनेशन बना रखी है, बट इसी डेफिनेशन को अभी हम ब्रेक करेंगे एंड समझेंगे मैथमेटिकली. सो The second law of motion states that the rate of change of momentum, एक चीज जो हमें समझ आ रही है that is change of momentum की यहाँ पे बात हो रही है. Also previous session में पढ़ के आए momentum क्या होता है, P equals to m into v, where m is the mass and v is the velocity. So अब यहाँ पे बोल रहे हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब दो मोमेंटम है हमारे पास. एक को ले लेते हैं P1, एक को ले लिया हमने P2. ठीक है. सो P1 अगर हम बात करें तो जी फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी. सो अब मोमेंटम कब चेंज होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी. सो हम मान लेते हैं फर्स्ट केस में हमारी वेलोसिटी थी u, जो कि इनिशियल वेलोसिटी होती है, एंड सेकेंड केस में हमारी वेलोसिटी हो गई v. ठीक है जी. सो P1 इक्वल्स टू mu आ गया एंड P2 इक्वल्स टू mv आ गया. अब यहां पे बात हो रही है चेंज ऑफ मोमेंटम. सो चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होगा, P2 माइनस P1. एम आई राइट. चेंज का मतलब ये होता है ना, अब किसी चीज में चेंज देख रहे हो तो माइनस करके देखोगे कितना चेंज आया है. सो चेंज ऑफ मोमेंटम इज P2 माइनस P1. बट ऑल्सो यहाँ पे बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. जब ऐसे आते हैं रेट ऑफ समथिंग, रेट ऑफ चेंज, तो इसमें हम क्या करते हैं, टाइम को लेते हैं, टाइम को कंसिडरेशन में करेंगे. मतलब इसी में ही अगर हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज, तो चेंज ऑफ मोमेंटम तो यही रहेगा P2 माइनस P1, लेकिन विद रेफरेंस टू टाइम. सो अरे भाई विद रेफरेंस टू टाइम का मतलब है अपॉन में T आ जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. सो यहां तक हमने कर लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आ गया हमारे पास. ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स. अब वो कह रहे हैं ये पूरा जो पार्ट है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. सो ये फोर्स के प्रोपोर्शनल है, यही हमें यहाँ पे बोला है. अब इसी चीज को हम आगे लेके चलते हैं. चलो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले तो इसको. वी हैव P2 माइनस P1 अपॉन में T इज प्रोपोर्शनल टू, लाइक दिस अगेन, ये प्रोपोर्शनल है F के. ठीक है. अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ. P2 अभी हमने निकाला था मास इनटू V एंड P1 था मास इनटू U अपॉन में T अगेन इज प्रोपोर्शनल टू F. अच्छा, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. अगर आप F पहले लिखोगे ये बाद में लिखोगे, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. नाउ अब यहाँ पे अगर मैं इसको कॉमन ले लूं, बिकॉज मैं यहाँ पे किसी चीज तक पहुंचना चाह रही हूँ, सो यहाँ पे M कॉमन आ गया. सो वी हैव V माइनस U अपॉन में T एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू F. क्लियर. यहां तक कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. नाउ आई विल चेंज द कलर फर्स्ट. सो नाउ अगर मैं इतने पार्ट की बात करूं, V माइनस यू अपॉन टी, सो V माइनस यू अपॉन टी, कहीं देखा देखा लग रहा है ये कुछ फॉर्मूला किसी चीज का याद आ रहा है. हमने जब मोशन चैप्टर किया था उसमें एक्सेलरेशन पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी. करेक्ट, रिमेंबर. सो यहाँ पे क्या मैं इस पूरे की जगह एक्सेलरेशन लिख सकती हूँ, क्यों नहीं भाई, छोटा हो जाएगा. सो F पहले लिख लेते हैं. अब F इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू A. सो क्या किया मैंने, V माइनस यू अपॉन टी की जगह A लिख दिया, विच इज आर एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे मेरे पास आ गया F इज प्रोपोर्शनल टू MA. नाउ अभी प्रोपोर्शनल का साइन अगर मुझे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल का साइन अगर आपको हटा के इक्वल्स टू का साइन लिखना है तो आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा. कांस्टेंट K ले लेते हैं, KMA. So now we have F which is force equals to K constant, M mass and A acceleration. So F equals to KMA आ गया हमारे पास. Also साइंटिस्ट ने हमारे लिए चीजें इजी करने के लिए ये प्रूव कर रखा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे
1 kg ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन 1 होगा, विच मीन्स अगर मैं यहाँ पे उनके हिसाब से पुट करूं, सो अगर वो कह रहे किसी चीज पे अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो एंड उसका मास 1 kg है तो एक्सेलरेशन 1 होगा। सो यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि k की वैल्यू 1 है। सो अगर k की वैल्यू 1 है तो वी कैन सिंपली राइट F इक्वल्स टू ma, क्योंकि k की वैल्यू तो 1 है। सो यहां से मेरे पास एक तरीके से हम कह सकते हैं फोर्स का आया फॉर्मूला, विच इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर यहां तक ये चीज? सो यही है हमारा यहां तक जो ये पूरा हम एक्सप्लेन कर रहे थे, दिस इज आवर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको आप अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो ये याद करना बहुत आसान हो गया। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल था? फोर्स टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। अगेन मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, हर बार अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा बैलेंस फोर्स में फोर्स तो लगता है बट ऑब्जेक्ट मूव हो ये जरूरी नहीं है, मतलब मूव नहीं होता। सो दैट्स व्हाई वी मेंशन अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है जी, डायरेक्शन हमें पता है वही रहेगी। सो यहां तक हमने समझ लिया अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ आई विल टेक यू बैक। अब यहां पे जो मेरे पास फॉर्मूला आया है F इक्वल्स टू ma, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? अब हम अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे चलते हैं एंड उसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाते हैं। कैसे? देखो यहां पे मुझे एक फॉर्मूला मिल गया F इक्वल्स टू ma, ठीक है। अब यहां पे मैं स्टार्ट करूंगी इसको प्रूव करना कि लेट्स सपोज फोर्स 0 है। सो वील स्टार्ट विद इफ फोर्स इक्वल्स टू 0, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा। सो यहां पे हम पढ़ के आए हैं F इक्वल्स टू m एज इट इज लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास तो कुछ ना कुछ होगा, वो तो हम 0 नहीं ले सकते। एक्सेलरेशन हमारा होता है v माइनस यू अपॉन में t, ठीक है। सो इस केस में इसको मैं यहां भेज देती हूँ, ये हो गया एफ टी इक्वल्स टू एम वी माइनस यू। सो यहां हमने बोला फोर्स अगर 0 है तो दैट मीन्स, अगेन पहले आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 ले लेते, एक ही बात है। तो ये पूरा हो गया 0। ऑल्सो m यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, वो भी पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचा v माइनस यू। अब अगर मैं u को यहाँ ले आऊं तो आ गया u इक्वल्स टू v। तो हमने यहाँ पे क्या उखाड़ लिया, क्या प्रूव कर लिया इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? हमने ये प्रूव किया कि अगर फोर्स 0 है, मतलब अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वही उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। मतलब अगर वो किसी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो वो उसी मोशन में चलता रहेगा अगर उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। यही था ना हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अनटिल एंड अनलेस कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, मोशन में है चीज तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। ऑल्सो इसमें ये भी कर लो। अब हम कहते हैं इफ u ऑल्सो इक्वल्स टू 0, अगर u हमारा 0 है, मतलब अगर हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही था तो इसी में ही लगा लो, कोई फोर्स नहीं लगा, ठीक है, मास तो कुछ होगा v माइनस ये हम कह रहे हैं 0 है अपॉन में जो भी t है। तो ये पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास v इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, क्योंकि u इक्वल्स टू v है ना, तो v इक्वल्स टू भी 0 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर u 0 है, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट पे है, तो अगर उस पे आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो वो उसका फाइनल वेलोसिटी भी 0 रहेगा, मतलब वो रेस्ट स्टेट पे ही रहेगा। सो यहां से हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि अगर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता तो आपका ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। आई होप दिस मेक सेंस, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आई नो आपके लिए सारी चीजें न्यू है तो एक साथ सब कुछ ग्रैब करना मुश्किल होगा, बट डोंट वरी, वॉच वन सेशन एट अ टाइम, उस टॉपिक को समझो, देन ब्रेक लेके नेक्स्ट सेशन पे जाओगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सब कुछ एक साथ करोगे तो वो क्लटर क्रिएट हो जाएगा एंड समझ में नहीं आएगा। सो टेक वन थिंग एट वंस एंड देन आपको चीजें समझ में आएंगी। दीज आर नॉट डिफिकल्ट और ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये समझ में आ जाएंगी तो आगे आपके लिए न्यूमेरिकल्स करना, चैप्टर समझना बहुत ईजी होता रहेगा, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा,
थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे जाने से पहले भी, अच्छा पहले तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। मैं न्यूमेरिकल्स पे आ रही थी, बट लेट्स टेक दिस एग्जांपल। दिस इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल, आपके एनसीईआरटी की बुक का ही है। सो अ क्रिकेटर व्हेन कैचेस, अच्छा इस एग्जांपल में है क्या सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हम पढ़ के आए हैं ना, जो अभी हमने मैथमेटिकली पढ़ा है, तो उसको आप एक यहाँ पे एग्जांपल से क्या कहते हैं डेली लाइफ में भी समझने में आपके लिए वो इजी हो जाएगा, कैसे वेलोसिटी वगैरह डिफर करती है समझ लेते हैं। सो एग्जांपल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अ क्रिकेटर व्हेन कैचेस अ बॉल पुल्स हिज हैंड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू गिव सम टाइम टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। सो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, जब कोई क्रिकेटर बॉल को हिट करता है, मतलब बैट्समैन बॉल को हिट करा उसने जोर से, एंड अब दूसरा यहाँ पे जो फील्डिंग पे खड़ा था वो बॉल को कैच करने जा रहा है, तो आप देखोगे अगर वीडियोस में कभी भी, तो वो हमेशा उसको कैच इस तरीके से करते हैं बॉल को, मतलब अगर बॉल बहुत तेजी से आ रही है तो कभी भी ऐसे पकड़ के उसको कैच नहीं किया जाता, बॉल को हमेशा ऐसे कैच किया जाता है। अब ये बैकवर्ड जो ये स्विंग आता है, ये किस रीजन से आता है, इससे क्या करते हैं, तो वो बेसिकली बॉल किसी हाई वेलोसिटी से आ रही है। सो दिस इज द टाइम जब हम वेलोसिटी को, मतलब उस बॉल को अपनी वेलोसिटी डिक्रीज करने का टाइम दे रहे हैं। उससे होगा क्या, अगर बॉल को यहीं पे ही कैच किया जाएगा तो आपको फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो उस पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा। बॉल का मास तो सेम ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी डिफर होगी, तो जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा फोर्स से आपको उसको रोकना पड़ेगा। सो जब आप उसकी वेलोसिटी कम करने का टाइम देते हो तो आपको जो फोर्स है वो कम लगाना पड़ेगा। ऑल्सो लॉजिकली भी अगर हम सोचे बॉल बहुत तेज आ रही है, आप इस तरीके से पकड़ोगे बहुत जोर से आपके हाथ पे वो हिट करेगी, आपका मतलब फोर्स ज्यादा लगा इसलिए ज्यादा दर्द हो रही है आपको। अगर आप उसको ऐसे कैच कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि वो लगेगी नहीं, लेकिन फोर्स कम लगेगा आपको, मतलब धीरे लगेगी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So as the acceleration of the ball decreases, the force exerted on catching the moving ball also decreases. तो जब उसकी velocity कम करने का उसको टाइम देते हैं, उसकी acceleration कम होती है, तो जो force है उसको कैच करने में जो लगेगा वो भी कम लगता है, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सो इफ द क्रिकेटर वुड ट्राई टू स्टॉप अ मूविंग बॉल सडनली, ही वुड हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स। तो अगर वो सडनली उसको जाके ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसका जो फोर्स है वो काफी हद तक उसे बहुत लार्ज फोर्स लगाना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर एंड एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस टू यू धीरे धीरे। सो दिस वाज आवर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया। थर्ड लॉ पे आने से पहले लेट्स फर्स्ट डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स। तो आपकी बुक के जितने न्यूमेरिकल्स हैं, जो एग्जांपल्स है बेसिकली बुक में, वो सारे न्यूमेरिकल्स अभी हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी के लिए एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स ले रही हूं मैं, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो नेक्स्ट सेशन से कुछ पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड देन वील गेट बैक टू आवर नोट्स, जो हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।